वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। ठीक, द फर्स्ट पेपर जो न्यूज़ है रिलेटेड टू सीबीएसई एग्जाम। 10 12 क्लासेस पोस्टपोन एंड 10 क्लासेस कैंसिल। जो 10 क्लास जो हो सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस हो सकते हैं, वो भी ऑनलाइन बेस हो सकते हैं। तो कोई क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव बेस कराए जाए 10 क्लास के एग्जाम। 12 क्लास के पोस्टपोन किए गए, मे बी जून में, इन जून में हो सकते हैं। फिर दूसरी न्यूज़ जो आती है वो आती है मतलब कि टू एजुकेट, मतलब कि एजुकेशन द फैसिलिटी एक्सेसेस। मतलब सारे चीज़ में क्या है कि दो स्टूडेंट थे जिनको मतलब एक लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके आया था, और मतलब कि कल्चर बेसिस पे उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कराया गया था, और उनका एडमिशन हो नहीं पाया था। फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं, बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स है हमारा, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है ना। वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट क्या बोलता है कि प्रोफेशनल जो एग्जाम्स होते हैं इसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता, आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए राइट है। उसके बाद भी कोर्ट बोलता है जब आप उसे लेके आए, जो आपने कास्ट क्लास बेसिस पे जो आपने डिस्क्रिप्शन कर रहे हो वो नहीं करना, और उसके बेस पे आपको स्टूडेंट को एडमिशन लेना है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर याद रखना कि प्रोफेशनल एग्जाम इज़ नॉट ए राइट टू एजुकेशन में नहीं आता। प्रोफेशनल जो आपके कोर्सेज होते हैं लाइक एमबीबीएस हो गया, फिर लॉ का हो गया, बेसिक एलिमिनेटरी और प्राइमरी एजुकेशन को आता है, इतना बस याद रखना। फिर हरियाणा गवर्नमेंट की मतलब कि जो हरियाणा गारमेंट यूनिट अपोज किया है कोटा 75% जो कोटा प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट। तो आपको कमेंट में बताने और कितनी स्टेट ने ऐसे ऐसे कोटे जो प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई किए हुए हैं कि वहाँ की स्टेट के ही पड़ते, कितनी स्टेट में हरियाणा से पहले कितनी स्टेट इसे लागू कर चुकी हैं। अब होटल्स लाइक टू बी हॉस्पिटल, तो वैसा स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली में जो होटल्स होंगे वो उनको क्या बनाया जाएगा, उनको बनाया जाएगा कोविड सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। फिर ये फायर, देखो फायर फायर फायर, हम मैं कई बार बता चुका हूँ, फायर से रिलेटेड आप एक आंसर राइटिंग तैयार रखो, क्योंकि फायर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, 1 2 साल में छोड़ के आता है कि क्या मेजर, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, ये पेपर नंबर 3 में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है, नेक्स्ट आते हैं सीधा हम अपने एडिटोरियल पे आते हैं। एडिटोरियल से पहले थोड़ा सा और भी है, ये सोमा जी हैं, मतलब कि हाई कोर्ट में इन्होंने लगाया, जो इन पे सेक्शन लगे हैं। ये पुणे मुंबई की रहने वाली है, इन पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट पे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, और जो उसकी सुनवाई करता है वो करता है एनआईए। एनआईए आपको रजिस्टर्ड करेगा और यूएपी में आपको मुकदमा लगाएगा। एनआईए की स्पेशल कोर्ट होती है। एनआईए कब बना था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद देखा गया था कि हमें कुछ ऐसी टेररिज्म बॉडी बनानी चाहिए, एनआईए बनाया गया। इसके पास कुछ ज़्यादा पावर होती है, ये बिना परमिशन, जैसे सीबीएसई को तो मतलब सॉरी सीबीएसई का नाम आ रहा है, सीबीआई को तो परमिशन लेनी पड़ती है किसी स्टेट में उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। यूटीज में तो स्विम आउट होता है, खुद कर सकती है। अगर उसे स्टेट में जाना तो स्टेट की परमिशन चाहिए, पर एनआईए को कोई परमिशन ऐसी नहीं चाहिए होती, किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो अगर सीबीआई को करना है, प्रूव करना है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी स्टेट में, या तो हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए, तो कर सकते हैं, अन्यथा उस स्टेट की परमिशन चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है फास्टैग। फास्टैग जो गाड़ी पे कंपलसरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो सिस्टम है फास्टैग, डज नॉट वायलेट द राइट टू फ्री मूवमेंट। अभी केस गया था, तो केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने पूछा सेंटर से कि फास्टैग वायलेट करता है फंडामेंटल राइट, जो आपका राइट टू फ्री मूवमेंट है आपका, उसे करता है या नहीं करता। तो चेक करते सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि फास्टैग जो है मैंडेटरी जो कर दिया गया था, मैंडेटरी होने से क्या है कि आपको टोल क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा, आप टोल क्रॉस नहीं कर सकते अगर फास्टैग आपकी गाड़ी पे नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी है। फिर फाइन लगेगा, फाइन लगेगा तो आपका मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ना। तो उसी बेस को देखते हुए फ्री मूवमेंट जो है, फ्री मूवमेंट के ऊपर केस गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सेंटर से पूछा है, सेंटर ने अब आंसर क्या दिया है मैं बताता हूँ। ये मैंडेटरी है सभी व्हीकल के लिए, और नॉट ब्रीच द सिटीजन जो राइट है, मतलब फंडामेंटल, उसको ब्रीच नहीं करता है ये चीज़। ये पब्लिक मतलब जो पीआईएल लगाई गई थी कोर्ट में अगेंस्ट द फास्टैग, जो मैंडेटरी करने पे टोल प्लाजा पे, ये हमारा रिस्ट्रिक्ट करता है। तो क्या है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल है उसके अंदर इसको ऐड किया गया, रूल से बनाया गया, ना कि कोई मतलब चीज़ से बनाया गया, तो रूल से बनाया गया। और ये CMW जो रूल्स 2017 में आए थे, ठीक है, टू मेक ए फास्टैग मैंडेटरी ऑल द व्हीकल सोल्ड, मतलब जो होंगे, जो मतलब 2017 के बाद व्हीकल सोल्ड होने वाले थे ना 1 दिसंबर में, उसके बाद जितने भी व्हीकल मतलब गाड़ियाँ बिकेंगी उन पर मैंडेटरी होगा फास्टैग आना, वहाँ पे ऑटोमेटिक फास्टैग आएगा उन गाड़ियों पे। उसके बाद टोल प्लाजा पे, इसमें हाईवे पे इसको 1 जनवरी 2021 से सभी हाईवे पे चालू हो जाएगा, और यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फास्टैग को पढ़ना। वो तो अगला जो डिसीजन, अभी तो सेंट्रल ने बोला है अपना, अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या डिसीजन बोलता है अपना।
हम पढ़ेंगे फास्टैग। आज जो फास्टैग के बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद फास्टैग से कुछ नहीं बचता, सब कुछ हम कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हिंदू हाइलाइट्स की या फिर फास्टैग की, जैसे मैं ये नोट एक्सट्रेक्ट करते हैं, इनकी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ मिल जाती है। फास्टैग क्या है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। तो ये आपको याद रखना है क्या है, ये RFID है, जो मतलब कि स्टिकर टाइप होता है, जो आपकी गाड़ी पे लग जाता है। और ये मतलब एक टेक्नोलॉजी है कि मतलब कि अपने अकाउंट से आपके कनेक्टेड रहता है, आपके अकाउंट से कनेक्टेड रहता है। जैसे आपकी गाड़ी टोल के नीचे से निकलेगी, स्कैनर के नीचे से निकलेगी, तो आप क्या करोगे, आपको ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। इट कम्स अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, NETC जो प्रोग्राम था, किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था आपका, ये लॉन्च किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो NPCI है, NPCI ने लॉन्च किया था, और NHAI ने लॉन्च किया था, और कौन था, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, क्या नाम था, NETC। इसके अंडर में आता है। बेनिफिट क्या हो सकता है, थोड़ा आप अपना दिमाग भी लगाना, रिड्यूस कर सकता है वेटिंग टाइम, घंटों तक फास्टैग की लाइन में खड़े होते, फ्यूल कंजप्शन कर सकता है, गाड़ी ऑन रखते हो, गर्मी हो रही है, AC चलना रहने दो, ऑपरेट जो कॉस्ट आती है व्हीकल की सस्ती हो सकती है, एकोमोडेशन जो इंक्रीज होता है ट्रैफिक विदाउट एडिशनल लेन, तो ठीक है ना, एकोमोडेट हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, मतलब एक्सक्लरेशन, ठीक है, रिडक्शन हो सकता है आपके आपका कंजक्शन, और मतलब जो अराउंड प्लाजा के आसपास में भीड़ भाड़ रहती है, पॉल्यूशन रिडक्शन हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, जल्दी से पेमेंट जा सकता है, रिड्यूस कैश हैंडलिंग, मतलब हेल्प कर सकता है आपको ऑडिट कंट्रोल में। जैसे कैश को तो मैनेजमेंट है, गिन के पैसे आप शाम को जमा कराओगे, फिर वो आगे जमा कराएंगे, अब डायरेक्टली कट के सीधे खाते में जाएंगे इधर, तो जो पूरा ऑडिट प्रोसीजर में हेल्प मिल सकती है। इम्प्रूव डाटा कलेक्शन में, भाई इस ऑनलाइन पेमेंट किया, कहाँ से आया, कैसे, सब कुछ, तो पूरा डाटा आपको प्रोवाइड हो सकता है। प्रमोशन हो सकता है डिजिटल पेमेंट का, ठीक है ना, और रिड्यूस हो सकती है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश लेबर, जो मतलब टॉल बोन्ड मतलब बूथ होते हैं ना, उन पे कैश मैनेजमेंट सारी लेबर काम करती है, तो उसकी शॉर्टेज मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कम हो सकती है, सब कुछ। हाउ डज फास्टैग वर्क, देखो मैंने ये क्यों ऐड किया है, क्यों वर्क करता है, क्योंकि यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, टेक्नोलॉजी बेसिस पे वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है। कभी पूछ लेगी वियरेबल टेक्नोलॉजी कैसे कैसे हेल्प करती है, कैसे यूज़ होती है, कभी पूछेगी आपका इलेक्ट्रॉनिक, आपका EVM कैसे वर्क करती है, कभी पूछेगी आपका ATM में मतलब कितनी टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, किस टाइप से 2 आइडेंटिफिकेशन 3 आइडेंटिफिकेशन होता है, तो मैंने इसलिए वर्किंग मॉडल भी इसमें ऐड किया। व्हीकल जैसी पास होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन से, टूल प्लाजा लेन से, जो आपके मतलब फास्टैग कैप्चर हो जाएगा, और उसमें आपकी एक आईडी होगी, डिफरेंट उस व्हीकल की आईडी होगी उस अंदर कार्ड में, तो ऑटोमेटिक बैंक से पैसे कट जाएंगे, ठीक है। जो एक्वायरिंग बैंक होगा, सेंड टू अ रिक्वेस्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मैनर टू वेरीफाई, मतलब कहाँ पे जाएगी, जो बैंक होगा वो इन्हें भेजेगा रिपोर्ट अपनी, ठीक है। वंस द टैग आईडी वेरीफाइड हो जाएगी एक बार, तो NETC जो मैपर है रिस्पॉन्स देगा, वो डिटेल लाइक टैग स्टेटस, व्हीकल क्लास, ये सब कुछ ये बता देगा। इफ द टैग इज नॉट प्रेजेंट इन NETC मैपर, इट विल रिस्पॉन्स टू द टैग ID नॉट रजिस्टर्ड। अगर वो NETC का सारा इसमें रूल है, तो आपको याद रखना है, इसमें NETC का रूल है, वही मैपिंग करके भेजता है कि कैसी गाड़ी है, ट्रक है, क्या है, वो सेंड SMS, और उसके बाद क्या होगा, जैसे आपके कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, तो एक SMS उसको प्राप्त होगा कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट चुके हैं, और आपका टाइम भी बच जाएगा उस सब चीज़ों में। तो इस सब चीज़ों से वर्क करती हैं। एक्वायर हॉट, आपका होस्ट एंड एक्वायरिंग होस्ट इज नोटिफाइड द डिस्ट्रिक्ट टोल प्लाजा सिस्टम, ये कुछ सिस्टम है, ऐसे आपके पैसे, आप बहुत लोगों को पता होगा। फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है आपकी, ई वे बिल क्या होते हैं, GST में होते हैं। जैसे आप यहाँ से कुछ सामान लेके जा रहे हो, उसमें से कुछ कंडीशन है 50,000 से ज़्यादा तक का, इतने किलोमीटर तक का, और आपको लेके वो यहाँ से यूपी से लेके बिहार में जाना है, तो उससे क्या होता है कि कितना क्या सामान है, कितना GST है, सब कुछ उसमें ई-वे बिल तैयार होता है, ई-वे बिल सिस्टम होता है। अगर उसको कनेक्टेड कर दिया जाएगा इसके साथ, तो चेक हो सकता है वेदर द गुड ऑफ व्हीकल आर एक्चुअली हेडेड टू द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। तो चेक हो सकता है, जैसे उसने बिल बनवाया बिहार तक का, उसे जाना है वेस्ट बंगाल, तो जितने टोल प्लाजा से कनेक्शन होगा, बिहार तक का बनवाया उसने, थोड़े कम पैसे लगते हैं ना, थोड़े ज़्यादा दूर जाने तक के नहीं, उसके हिसाब से पैसे लगते हैं। अगर वो चला गया वेस्ट बंगाल, तो उसे चेक किया जा सकता है कि कहाँ तक जा रहा है, क्या डेस्टिनेशन है, या उसने सही चीज़ हुई है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मैं फ्यूल पेमेंट के लिए, पार्किंग चार्जिंग के लिए भी फास्टैग का एडिशनल यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई इस चीज़ की, आपको डिसएडवांटेज ही पता होनी चाहिए ना,
इशू रिगार्डिंग द मतलब कि जो RFID रीडर है ना, वो थोड़ा चलते नहीं है, काम नहीं करते हैं ढंग से, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। एक मतलब कि जो सीवियर अवेलेबिलिटी है, मतलब कि सीवियर फेल है, इट वाज रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिडक्शन सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पैसे कट जाते हैं, कभी कभी पैसे कटते नहीं है, तो एक वो भी सिस्टम है, वो उसमें फेलियर है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भाई, ये मशीन नौकरी छीन लेगी लोगों की, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ओनरशिप इशू आएगा, ओनरशिप मतलब कि ओनर रजिस्ट्रेशन एंड द बैंक डिटेल विल बी लिंक टू द फास्टैग अकाउंट, सो दैट इन द केस ऑफ ओनर जो सेल होगा द व्हीकल, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द न्यू ओनर एंड एबल टू ड्राइव द कार विद द सेम फास्टैग और नॉट। मतलब कि ओनर इशू आएगा कि किसी का फास्टैग किसी की गाड़ी में चिपका मिलेगा आपको, क्योंकि बैंक लिंक से लिंक रहेंगे, या उसके ओनर हैं या आप नहीं है, वो भी एक सिस्टम है। फिर सेफ्टी ऑफ द कार्ड, इट कम द टैग फॉर्म में आता है, और रोज किसी ने उतार लिया या फिर लॉस्ट हो गया, इन द सेम सिचुएशन वन वी नीडेड टू नोटिफाई द मतलब कि अथॉरिटी टू ब्लॉक द फास्टैग अकाउंट। तो एक तरह से सेफ्टी ऑफ द कार्ड का थोड़ा भी इशू आता है, मतलब छोटा मोटा इशू है तो इशू है। फिर रॉन्गली चार्ज, देखो मैंने बताया ना, कभी कभी रॉन्ग चार्ज हो जाता है, मेरे साथ कई बार हुआ है कि पैसे 2 बार कट गए, फिर मैं क्या करता हूँ, वो हाथों हाथ मैसेज आता है, या मैं उधर से आ रहा होता हूँ या फिर जा रहा होता हूँ, तो मैं ठीक करा लेता हूँ उसे, या फिर मैं कंप्लेन रजिस्टर्ड कर देता हूँ, तो भी ठीक हो जाता है। तो हम आते हैं अपने हिंदू पे। तो मैंने फास्टैग टेक्नोलॉजी बता दी, कितनी उसे काम कर रही है, कब से मैंडेटरी कर दिया गया है गाड़ी के लिए, भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आते हैं बैक टू आवर हिंदू। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो ये हमारी इतनी काम की नहीं है, मास वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और पब्लिक जो आपका एग्जामिनेशन है वो रिड्यूस देंगे थोड़ा, जो आपने पोस्टपोन और कैंसिल किए हैं एग्ज़ाम, थोड़ा मतलब कि रिलैक्सेशन देंगे, स्ट्रेस जो स्टूडेंट के अंदर था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत डर रहता है कि हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया। अब हम तो मैच्योर स्टेज में, तो हमारे पास इतना समझ रहती है, बच्चों में नहीं रहती है, तो सही है, एक अच्छा स्टेप बोला जा रहा है, इतने केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लास्ट ईयर से डबल हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखते अच्छा केसेस बोला जा रहा है। और ये जो सेकेंड वेव है, ये इवन एजिड को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये यंगस्टर को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भले से माइल्ड हो, कोई भी सिम्टम्स हो, तो सिम्टम्स तो आ रहे हैं, बच्चे भी अगर घर में आएंगे, बूढ़े दादी दादा है उनके, उनको भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए ने किया। वाई लेस मे बी मोर फॉर इंडिया, ये कुछ नहीं है, इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप दिखाई है, इसमें दोनों एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है, कैसे वो हम पे डिपेंडेंट है। तो इसमें कुछ नहीं है, सारी बातें स्टार्ट करते हैं क्लैशेस से स्टार्ट करते हैं। जो अभी ट्रैक सेकंड जो डायलॉग अप्रैल से स्टार्ट हुआ है बात करने का, और वो आपका वहाँ से डिस्प्यूट एरिया से पीछे हटने का, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। जो स्टार्ट होती है मोर फॉर्मली अनंता स्पेन सेंटर इन न्यू दिल्ली, चाइना रिफॉर्म फोरम मतलब कि इन ब्रीजिंग, और मतलब कि सेंट्रल पार्टी स्कूल, ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, ठीक है। 1950 से मतलब कि हम डिसअपॉइंटेड हैं लेके इस चीज़ों को लेके, मतलब कि अपनी लाइन से ऊपर देखते देखते मतलब थोड़ा, और उस टाइम थोड़ा मतलब थोड़ा जो चीज़ें थी बहुत मतलब पार्टनरशिप और सिविलाइज तरीके से चल रही थी, देखते 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 1962 में थोड़ा क्लैश हो जाते हैं, वार स्टार्ट हो जाती है, ये सारी चीज़ बढ़ने लगती है। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन सबमिट मतलब वुहान में मतलब ये सब, फिर मल्लापुरम में अभी उनके क्या हुआ था 2018 में, चाइनीज़ प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, कोई इन्फॉर्मल एक सबमिट की गई थी, सारी हिस्ट्री बता रहे हैं कैसे कैसे चीज़ों की हुई है, कई बार हम पढ़ चुके हैं ये वाली चीज़ें। लीडिंग 2 ईयर देखते देखते फिर क्या हुआ, फिर हमारे फॉल्स मतलब डाउन हो जाता है, फिर हमारे वो गलवान वैली पे थोड़ा वो लड़ाई बड़ाई हो जाती है, फिर हमने फिर क्या करते हैं, फिर कंजर मतलब कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, टॉक से स्टार्ट करते हैं, ये सब चीज़ चल रही है हमारे बीच में। थर्ड पार्टी मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, टू वे रिलेशनशिप, ये चीज़ें फिर गलवान वैली में क्लैश होता है, और पहली बार मतलब 1967 से मतलब कि ऐसा क्लैश इतने सालों में हुआ है। 1962 में वार हुई थी, फिर 1967 में मतलब कि क्लैश की बात की गई, डी एस्केलेशन स्टार्ट हुआ, जो नॉर्थ साउथ पेंगोंग लेक था आपका, इन सारे एरिया में आपके कोप्स कमांडर की मतलब मीटिंगें चली, तो यही सारी इसमें एक्सप्लेन किया गया। नो क्लियरिटी ऑफ द फ्रॉम द पीपल लिबरेशन आर्मी मोबिलाइजेशन, मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है, किसी की लाइन ही नहीं है, वो हमारे में आ जाते हैं, हम उनके में चले जाते हैं, तो कोई क्लियरिटी नहीं है, LAC कितनी है, कितनी बड़ी है। तो यही सब चीज़ों की ने बात की गई है। आपकी जो आपका आपका ये बाउंड्री क्वेश्चन है, इसको एक बहुत समय से चलता आ रहा है, लॉन्ग पीरियड से चलता आ रहा है, हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल वे भी सोचोगे ना, तो आप ये सारी बात सोच सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। LAC की प्रॉब्लम है, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, फिर इधर मतलब मानसरोवर यात्रा के प्रॉब्लम है, तिब्बत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब तिब्बत रीजन को बता रहे, हम तिब्बत बोलते हैं, वो चाइना वाले बोलते हैं, आपने गलत मेंशन किया हुआ है, तिब्बत बोलते हो, अभी चाइना का पार्ट है। फिर बहुत सारे इशू है हमारे, फिर वो हमारे LAC से डेवलप कर रहे हैं अपना, सॉरी LOC से डेवलप कर रहे हैं, OBR जो पाकिस्तान में जा रहा है,
तो ये सारे इशू हैं, फिर मतलब ट्रेड से रिलेटेड इशू हैं। तो हमें क्या करना है, हेल्प टू कूल डाउन द टेम्परेचर, जो ये क्लैश चल रहे हैं इसे कूल डाउन करना है। अब हम ट्रेड के साइड देखते हैं, देखो ट्रेड से दोनों का कितना फ़ायदा है। एक तो ऑल आउट द मतलब कि काउंटरशिप टू द चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड टू इमेजिन नाउ। तो हमारी जो ट्रेड होता है वो 87 बिलियन का मतलब ट्रेड रीच हो चुका, बहुत बड़ी रकम है। 87 बिलियन डॉलर चाइना और इंडिया के बीच में। 66 जो है वो इंपोर्ट करते हैं हम, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से, और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, नियर अबाउट 20 बिलियंस के आसपास। वीवो हमारे यहाँ सबसे बड़ा आईपीएल का वो बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं कि हम ऑल एक्टिविटी को देखते हुए अपने दोनों गवर्नमेंट के फ़ायदे हैं एक दूसरे में, हम अगर शांति से रहते हैं। हम क्लीन एनर्जी गिव टू द चाइना कैपेसिटी ऑन द सोलर एंड द विंड, ये सब चीज़ें हैं। रोल आउट द 5G पे इशू है कि वो हाउवे कौन सी कंपनियाँ, वो हुआई कौन सी कंपनियाँ, उसके 5G हमने यूएस ने भी उसके मतलब कि उससे टेंडर मना कर दिया, और भी चीज़ें, ऐप बैन कर दी। तो ये सारे इशू हैं, इन सारे इशू पर हमें बात करनी चाहिए, साथ आना चाहिए, ठीक है ना। इंक्रीज़ मतलब चीज़ों को करनी चाहिए, और हम समझाना चाहिए क्वाड वाड जो है चाइना का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये हमने मतलब पैसिफिक और एशिया डायलॉग के लिए बनाया है कि शांति रहे उस एशिया में, ना हम अच्छे से कर पाए। बोथ साइड वुड हैव बेटर सर हैविंग द कंजर्वेशन कन्वर्सेशन होनी चाहिए अबाउट व्हाट द रेड लाइन, ठीक है ना। आपके बीच में एक डिसाइड होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या सिस्टम है। और भी फर्क बताइए कि जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आप बैठ के बात कर सकते हो, ठीक है ना। इनिशिएटिव इसमें ले सकते हो। फिर बायलेटरल कोऑपरेशन, जो अफगानिस्तान की पीस करनी है, पीस लाना अफगानिस्तान में तालिबान को, इन सब चीज़ों पर बात कर सकते हो। वुहान समिट हुई थी, जॉइंट ट्रेनिंग डिप्लोमेट, ये सब चीज़ों पे बात हो चुकी है। तो हमें एक तरह से बोथ साइड एक तरह से स्टेप लेने होंगे, दोनों को कन्वर्सेशन करना। देखो मसला बात से ही हल होगा, लड़ाई से हल नहीं होने वाला है, लड़ाई से कुछ भी हल नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को मारेंगे उस चीज़ का, कभी उस चीज़ का हल नहीं निकलता लड़ाई झगड़े से। जिनका हल बातों से निकल जाता है। तो वही बोल रहा है, आप बातचीत से बात करो, आपका हल निकल सकता है। तो आपको करना क्या, देखो मैं कुछ भी करा दूँ, आपको समझ में 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, चाहे आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ लो, कुछ भी आपको बता देगा कि 2-3 दिन आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे, आपको करना क्या है, इंडिया और चाइना लिखना है। जैसे बचपन में करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन, एक लाइन बीच में डेवलप कर लेते थे, ऐसे ऊपर लिखना। पहले जैसे इंडिया लिखो, पहले लिखोगे डिसएडवांटेज, लिखना डिसएडवांटेज। अगर चाइना से लड़ाई करता है तो इंडिया के क्या क्या डिसएडवांटेज है, अगर इंडिया चाइना से करता है तो चाइना के क्या क्या डिसएडवांटेज है, और फिर यहाँ लिखना एडवांटेज। इनसे ही आपका 150 वर्ड का आंसर यही सब चीज़ से निकल जाएगा। वे फॉरवर्ड में आप अच्छी बात लिख सकते हो, दोनों कन्वर्सेशन से सॉल्व करना चाहिए। हमारे पास ब्रिक्स है, संघाई कॉपरेशन है, वहाँ बैठ के बात करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अपनी रीजनल है, वहाँ बैठ के बात करनी चाहिए। बायलेटरली सॉल्व करना चाहिए चीज़ों को, ठीक है ना। जो हमारे इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू कुछ भी, कोर कमांडर मीटिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, ठीक है ना। कंक्लूजन लिख सकते हो, और हम बॉडी में ये सारी चीज़ लिखेंगे। और ऊपर क्या स्टार्टिंग कैसे करेंगे, चाइना मतलब ऐसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग गुड रिलेशनशिप थे, बहुत सारी लड़ाई हो चुकी है, ऐसे एक्सप्लेन करते हम स्टार्ट करेंगे। फिर आता है ट्विन ट्रबल। अभी ट्विन ट्रबल किस चीज़ को इन्होंने बताया, ट्विन ट्रबल किस चीज़ को बताया। एक तो आपकी इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी डाटा है देखो, एक तो आपका एक्सलेट कर रहा है, आपकी चीज़ें इन्फ्लेशन आपकी ऊपर होती जा रही है, जो भी 5.52% है, और कितना बताया कि 4% रखना है, +2 6 तक जा सकता है, और इधर 4 जा सकता है, मतलब 2 जा सकता है, +4 के आसपास आपको कंट्रोल करनी है इन्फ्लेशन को। पर हमारी बहुत हाई है, अभी 6 थी, अभी थोड़ा कम हुई है। तो और फिर आपका इंडेक्स जो है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन वाला, वो भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे घट बढ़ रहा है। तो हाँ, दोनों साइड से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए आरबीआई बोल रहा है कि मतलब कुछ बेसिक पॉइंट कम कर दो। तो इन्फ्लेशन कैसे होती है, वही सीपीआई से या डब्ल्यूपीआई से मेजर करते हैं। और हम सीपीआई से मेजर करते हैं क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। डब्ल्यूपीआई में क्या आता है, डब्ल्यूपीआई में ओनली गुड्स आते हैं। और ठीक है, इस सीपीआई के 4 पार्ट होते हैं, आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर, अर्बन लेबर, और कंबाइंड। जो 3 है ऊपर के लेबर मिनिस्ट्री निकालता है, लास्ट का नीचे का जो आपका वो सीएसओ निकालता है, सेंट्रल स्टेटिक जो सर्वे निकालता है वो निकालता है। तो वो 2011-12 इसका वो है, क्या नाम, बेस ईयर है। पर जो इंडस्ट्रियल वर्कर है इसका 2016 किया है अभी। तो इस चीज़ों से हम काउंट करते हैं अपनी इन्फ्लेशन को। ये सारी चीज़ें बोली है, ड्यूअल हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो हमको हैंडल करनी है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विटल कोव ऑफ द ट्रक। ये इसमें साथ थोड़ा इथिक्स का रिलेटेड ये पॉइंट है। इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है कि ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट जैसे मैं आप पे करता हूँ, आप मेरे पे करते हो, ये आपकी इनकम, ग्रोथ,
थ्रू द मार्केट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन की जो ग्रोथ है ना, इनकम है, वो बढ़ा सकता है अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट हो। ट्रस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब ये ट्रस्ट जो है, मतलब कि जो रिलेशनशिप है ना ट्रस्ट और डेवलपमेंट के, ये फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। डिले जो हैवी आपके मतलब एक्सपेंसिव है, मतलब ये सब चीज़ें उनकी रिकवरी आसानी से कर सकते हो। हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन, आप खुद बताओ, अगर आप में घर का परिवार आपका जुड़ा हुआ एक साथ रहेगा तो एक मजबूत रहेगा ना। तो हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन रिलेटेड बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजर, जो उसकी काम करने वाली है, और मैनेजमेंट जो है, उनका हाई कोऑपरेशन रहेगा, तो हाई लेवल ऑफ आपका यूनाइ मतलब कि यूनियनाइजेशन आएगा। मतलब यूनियन होती है ना, तो एक दूसरे जुड़ जुड़ के साथ में काम करेंगे। अगर एक को प्रॉब्लम आएगी दूसरा सॉल्व करेगा, दूसरे आगे तीसरा करेगा। तो इन्होंने यही सारी चीज़ चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि गवर्नमेंट पे लोगों का कितना ट्रस्ट है, जुडिशरी पे कितना है, और पुलिस पे कितना ट्रस्ट एक तरह से देखा जा रहा है लोगों का। तो ये सारी चीज़ वही मैं आपको बता दूँ। जुडिशरी आप करते भी होगे, ठीक है ना। फिर आप क्या होगे, मतलब पुलिस पे तो बिल्कुल नहीं करते होगे, स्टेट गवर्नमेंट में तो 50-50 करते होगे। और उसके बाद भी कैसा है, जो हायर कास्ट वाले हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोअर कास्ट वाले उनको ज़्यादा ही मतलब परेशान किया जाता है, तो बिल्कुल कम ट्रस्ट करते हैं। वही सारी चीज़ इसमें बताई गई है। ये कहता है, सजेस्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द ट्रस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ लीगल सिस्टम, सिमिलर कोरिलेशन बिटवीन द ट्रस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें हैं, ये ट्रस्ट होना चाहिए। पॉइंट चाहे निकाल भी सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी देनी है, देयर इज ए correlation between the trust and the quality of legal system, similar correlation between the trust and the quality of governance, तो ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। इनका क्या फोकस है, इनका गवर्नमेंट, जुडिशरी और पुलिस के बाय कास्ट, कास्ट के हिसाब से देखें कौन सी कास्ट किसको बिलीव करती है। मैंने आपको बता दिया कि जुडिशरी थोड़ा ज़्यादा करते हैं, इस पर थोड़ा कम, उस पर थोड़ा कम। और वो भी कैसे करते हैं, जो हायर कास्ट है वो ज़्यादा करती हैं, उसमें से भी फिर जो लोअर कास्ट है वो कम करती हैं। वही सारी चीज़ उन्होंने बताया। देयर इज ए कास्ट हायरार्की, ब्राह्मण जो बोलते हैं वो टॉप बताते हैं, हायर कास्ट होते हैं, फिर बैकवर्ड, एस टी एस सी, ये सारी ट्राइब्स वाइज कास्ट है। आवर मतलब 20 ग्रुप में से जो एस टी एस सी हैं, स्टिल अमंग द मोस्ट डिप्राइवर वर्नेबल टू द पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी से वो जूझ रहे हैं, कि बहुत वर्नेबल कम्युनिटी आते हैं। जो क्या है कि मेजोरिटी ऑफ जो हाउस होल्ड सर्वे किया गया, लैक कॉन्फिडेंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बोला ना, जो स्टेट के मतलब हैं, जो मतलब गरीब लोग हैं, वो कैसे बिलीव करेंगे, उनके कुछ काम ही अच्छा नहीं हुआ। गरीब इसलिए तो गरीब है वो, क्योंकि काम अच्छा नहीं हुआ, तो वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। एक्सट्रीम स्मॉल पॉपुलेशन, जो मॉडरेट वाले हैं थोड़े से, मतलब लार्जर मेजोरिटी जो मॉडरेट वाले हैं, वो एक्सट्रीम स्मॉल पॉपुलेशन वो बस कॉन्फिडेंस करती है, हाँ चलो ठीक कर रही है गवर्नमेंट जो भी कर रही है। उसके बाद आता है आपका मतलब कि हेड ओनली, मतलब कि फिर उसका जनरल मतलब हाईएस्ट जुडिशरी पे देखा जाएगा। अंडर 30% ग्रेट डीलिंग में कॉन्फिडेंस विद क्वार्टरली एंड हार्डली एनी कॉन्फिडेंस, हायर प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्प्लेस। जो मैंने आपको बता दिया वही सारा सिस्टम है। जो आपकी लोअर कास्ट वाले हैं वो कम बिलीव करते हैं, ठीक है ना। जुडिशरी थोड़ा ज़्यादा करते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा करते हैं, पुलिस पे तो बिल्कुल नहीं करते। और वही हिसाब इसका है, जो जुडी सबसे ज़्यादा करते हैं मतलब हायर कास्ट वाले, लोअर कास्ट वाले भी इन कंपेरिजन टू दोनों से ज़्यादा करते हैं। पुलिस पे तो हायर कास्ट वाले कम करते हैं, सबसे कम तो बिल्कुल नेग्लिजिबल फॉर्म में लोअर कास्ट वाले बिलीव करते हैं कि कुछ अच्छा हमारे लिए करेंगे या नहीं करेंगे। बस यही बताया, डू नॉट कन्फर्म टू द हायर स्टैंडर्ड टू द ऑटोनॉमी एंड फेयरनेस पुलिस एक्शन डेट वॉयलेटिंग द राइट ऑफ द सिटीजन। वही है कि राइट ऑफ द सिटीजन क्या, क्यों गिरफ्तार के उठा के ले जाएगी, घर से उठा के लेगा बिना बताए। तो राइट ऑफ द सिटीजन आर द ऑफ्टन ब्रूटल, अभी तक वो ब्रूटल है। इसलिए पुलिस का जो बिलीव बताया गया है, देखो, जुडिशियल इज अ हाईली आपका प्रिवेसिव विद द स्लाइटली वेरिएशन इन द अक्रॉस द कास्ट में। जो जुडिशरी का बिलीव है ना, वो सब करते हैं कि इंसाफ मिलेगा तभी कोर्ट में जाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो ओवरलोड और बर्डन बढ़ गया है ना कोर्ट के ऊपर, केसेस को टाइम लगता है। आपको पता है आपको इंसाफ तो मिलेगा, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप 6 महीने बैठे हो, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अभी निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड में फांसी तो हुई, इंसाफ तो मिला, पर वो कब से चलता है, 6 7 7 साल 8 साल लगा दिया आपने फैसला सुनाने में। वो एक जो वही है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। अगर डिले कर रहे हो जस्टिस को, टाइम लगा रहे हो, तो एक तरह से डिनाई कर रहे हो आप जस्टिस को। तो कितने वो वकील को पैसे देगा, तो क्या होता है फिर वो छोड़ ही देता है केस, इंसाफ मिलता है। तो यही बोला है कि जो जुडिशरी की प्रॉब्लम है वो यही है कि ओवरलोड जो उस पर केसेस है उसकी एक प्रॉब्लम है। और पुलिस जो कंडीशन है वो तो अभी भी ख़राब है इंडिया में, उस पर तो बहुत कम लोग बिलीव करते हैं पुलिस कंडीशन पे। तो कहते हैं पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, खुद बैठ के बात कर लेते हैं। तो ये वाला इशू यहाँ से आता है। दूसरा मतलब कि जो डेथ हो रही है वैक्सीन के ऊपर, ये कुछ नहीं पढ़ना, ये आप पढ़ना कहाँ पे कैसे डेथ हो रही है वैक्सीन से, एस्ट्राजेनेका कहाँ पे बैन करा, कहाँ पे लेके आए, क्या कंसर्न्स है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। फिर दूसरा, मैं 3 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ नेविगेशन विद ए परमिशन। अभी क्या हो रहा है, एक 7th फ्लीट डिस्ट्रॉयर है, किसका, यूएस का, यूएस जॉन पॉल
जॉन करके। ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक ऑपरेशन चला रहे हैं, तो आपको याद रखना है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किसका है, यूएस का है। और ये 130 नॉटिकल माइल्स जो अपने लक्षद्वीप के आसपास के आइलैंड है वहाँ से इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पास होगा इंडिया के। तो इंडिया के इससे पास होगा तो ये इंडिया का 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का है ना हक। कौन बोलता है ऐसा, यूएन, जो आपकी यूएन क्लॉज, जो यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी है उसके अंदर ऐसा मेंशन है। तो ये ऑथर क्या बोल रहा है, इसका ऑथर बोल रहा है कि आप वहाँ से पास कर रहे हो, ठीक है करो कोई बात नहीं, पर जो भी है आपको परमिशन गवर्नमेंट की लेनी चाहिए थी, ठीक है ना। और जो आपके यूएन के क्लॉज है वो बाइंडिंग है, ऑल द सेनेटरी जिन्होंने साइन किया हुआ है, ऑल द कस्टमिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट सब्जेक्टिव टू एक्सपेक्टेशन लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ द आपका परसिस्टेंटली ऑब्जेक्ट है। तो ये सब कुछ जो यूएन क्लॉज के लॉ हैं 12 नॉटिकल माइल, 14 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, ये सब पे बाइंडिंग है जिन्होंने साइन किया है। फिर क्या बोलते हैं ये रूल आर कस्टमर्स इंटरनेशनल लॉ, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द यूएन क्लॉज वाइल यूएस इज नॉट। तो ये याद रखना यूएस इसका पार्ट नहीं है यूएन क्लॉज का, तो इसलिए वो वायलेट कर रहा है। यही बोला है कि सोवरेनिटी हमारी है कोस्टल रीजन में। भाई हमारी घर से निकलोगे, हमारे ज़मीन से निकल के जाओगे तो हमें बता के जाओगे ना, ऐसे थोड़ी निकल जाओगे कहीं से भी। इस्टेब्लिश द यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल आइलैंड, इंस्टॉलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द, इन सब चीज़ों पे हक रहता है। तो ये कुछ यूएन क्लॉज के मतलब आर्टिकल्स हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने आपको बता दिया यही सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में जो बोलते हैं इंडिया ने 1995 में इसको साइन किया था। यूएन क्लॉज मैंने परसों पढ़ाया था पूरा आपको यूएन क्लॉज के बारे में, तो हम अभी जिक्र नहीं करेंगे यूएन क्लॉज के बारे में। अब इंडिया ने साइन किया है तो इंडिया ने भी कोई लॉ बनाया होगा, तो इंडिया ने अपने अंदर लॉ बना के रखा है आपका आपका टेरिटोरियल वाटर, आपका कॉन्टिनेंट सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन एंड द अदर मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट 1976। तो उन्होंने भी एक्ट बना के रखा है। और डिक्लेरेशन 995 स्टेट दैट, इंडिया ने बोला था कन्वेंशन इज़ नॉट, मतलब कि सारी चीज़ें बोली थी। तो इस चीज़ों में परमिशन लेनी चाहिए आपको अगर हमारी नॉटिकल माइल से गुजरना है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। ये बोलते हैं कि इस चीज़ को डायलॉग को मतलब नेगोशिएट करके इन्हें सॉल्व करना चाहिए, मेरिट जो भी इशू है, क्योंकि पीस एंड सिक्योरिटी दोनों के लिए अच्छा है। ये तो वे फॉरवर्ड में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, क्योंकि यूएस हमारा क्वाड में हम उसके साथ बैठ रहे हैं, अच्छा दोस्त है, और भी चीज़ों हमारी अच्छी उनसे मतलब बढ़ते जा रहे हैं संबंध। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं अपनी मतलब फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को ख़राब ना करें और अच्छे करके बात कर लें जो भी प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलरली। ये सारी चीज़ यही बोल रहा है एडिटोरियल। तो यूएन क्लॉज मैंने पढ़ाया था तो रिपीट आज नहीं करूँगा। फिर आता है सीरियस एक्ट। इस सीरियस को ना, आपने किसी ने अलीगढ़ मूवी देखना, अलीगढ़ मूवी है एक, आप अलीगढ़ मूवी जाके देखना। उसमें क्या था कि एक प्रोफेसर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो मतलब गे थे और वो सेक्स मतलब कि जो भी है मतलब कि उनका रिलेशनशिप था, मतलब कि ये थे, तो आप समझ सकते हो उनका रिलेशन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से आते थे वो मुस्लिम, इसमें उसकी उनकी कहानी दी गई है। और वो अनदर किसी मैन के साथ सेक्स कर रहे थे, मतलब ठीक है ना, तो उन्हें आदमी ने पकड़ लिया था। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया था अपने कॉलेज से। फिर उन्होंने केस लड़ा था, ठीक है ना, केस जीत गए थे, पर उनकी डेथ हो गई थी। मतलब थोड़े वो एक मिस्ट्री से डेथ हो गई थी, पता नहीं कैसे मर गए थे वो तंग हो गए थे, मतलब सोसाइटी से उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, सब चीज़ों को देखते हुए उनकी डेथ हो गई थी। पर केस वो जीत चुके थे, केस वो पहले ही जीत चुके थे। तो वही बोला है कि अलान आगे तुरिंग लॉ है, एक तुरिंग लॉ है, कहाँ पे है ये, आपका जर्मनी के यूके के अंदर है। वो भी पास, उन्होंने लॉ पास कर दिया कि मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी पर राइट है साथ में रहें या ना रहें, सब चीज़ों को पास कर दिया। तो उनके नाम पे मतलब कि सीरस, जैसे आपका लांग तुरिंग लॉ है ना, ये भी एक इंसान के ऊपर था, उसकी भी ऐसी डेथ हो गई थी, मतलब कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में यूके गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था कि उनके भी राइट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ऐसे सीरस एक्ट क्योंकि नाम था जो प्रोफेसर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने उजागर किया था कि एलजीबीटी साथ में रह सकते हैं, दो लड़के साथ में रह सकते हैं। उसके बाद 377 को भी डी क्रिमिनलाइज कर दिया था गवर्नमेंट ने, डी क्रिमिनलाइज, उस पर भी आप क्रिमिनल केस नहीं रजिस्टर कर सकते 377 को भी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें अब क्या आएगी। अब आप देखते हो ट्रांसजेंडर और सारी कम्युनिटी मतलब जो भी होती हैं, अब उनके मतलब वो भी चीज़ें आने लगी हैं कि थर्ड जेंडर वो हो गया। तो एलजीबीटी को देखते हुए आप लेस्बियन, गे, वो सब के लिए भी हमें इंडिया में भी ऐसा लॉ लाना चाहिए। इसकी मांग उठती रहती है बार बार। देखो ये आ गया है, 377 सेक्शन को भी ख़त्म किया गया था। तो ये सारी चीज़ें बात की जाती है। फिर नाज फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन एनजीओ है, इन्होंने भी कंप्लेन 2009 में रजिस्टर्ड करी थी कि डी क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्विंग ए कंसर्न एडल्ट, मतलब दोनों के साथ में कंसर्न है कर रहे हैं तो उसको डी क्रिमिनलाइज किया जाए। ये सारी चीज़ों की बात हुई थी। तो मतलब इंडिया स्टेट शुड बी इनेक्ट सीरियस एक्ट बनाना चाहिए इन्हें। तो सीरियस उन्हीं का नाम था, प्रोफेसर का नाम ही था, उनके नाम पे ही एक्ट बनाना चाहिए, और भी कंट्री ने बनाया। ये रहा देखो।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोसेसर जो थे, विंटर नाइट 2010 में 2 मैन हैड मतलब कि टीयर पास इनटू द सीरस एंड हाउस, उसके घर में घुस जाते हैं, कॉट हिम हैविंग मतलब कि कौन सेंसुअल सेक्स विद एन अदर मैन, तो वो उसे मारते हैं पीटते हैं। आप अलीगढ़ मूवी देख लेना, उसके नाम पे ही है, मैंने मूवी देखी है उसी के नाम पे है, तो आप एक बार देख लोगे आपको पता लग जाएगा। फिर आते हैं इंडिया रशिया कमिटी टू S-400, कल भी बताया था 2021 तक एंड तक ये एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो रशिया से इंडिया खरीद रहा है, ये इंडिया में आ जाएगा। तो अभी क्या चल रहा है, रेनासा डायलॉग चल रहा है, कल मैंने आपको रेनासा के बारे में पूरा बताया था क्या क्या। तो उसमें कोई भी कंट्री के आपके MP, मतलब कोई भी कंट्री के आपके मीडिया पर्सन, कोई भी मिनिस्टर उसमें आके मतलब 4-5 दिन वो चलता है, पूरे एक वीक पूरा चलता है। डायलॉग रहने से कोई डायलॉग नहीं है, सब अपनी कंट्री के इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं या इंडिया दूसरी कंट्री के बारे में क्या सोचता है, एक वर्चुअली सबमिट होती है, तो उसमें बैठ के चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो अभी इसमें क्या, रशिया के जो एम्बेसडर हैं जो इंडिया के अंदर है, वो उसमें आए थे मतलब ऑनलाइन वर्चुअली, और बोला कि इंडिया और रशिया के मतलब अच्छे संबंध है और ये एंड तक हम डिलीवर कर देंगे S-400। फिर US धमकी देता है हम सेंक्शन लगा देंगे, कि हम उससे नहीं डरते, काटसा से नहीं डरते हम सेंक्शन लगाने से। इंडिया ने बोल दिया ये हमारे अंदर के मैटर है, हम उस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे चाइना पे लगा दिया उसने S-400 परचेज़ किया, टर्की पे लगा दिया उसने S-400 परचेज़ किया, अब इंडिया खरीदेगा, क्या पता, देखते हैं इंडिया पे लगेगा, फिर क्वाड की रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा। फिर नॉर्थ जो आपका अटलांटिक ट्रीटी है बिटवीन US एंड वेस्टर्न यूरोपियन टू काउंटर रशिया, उस पर क्या असर करेगा, क्या रशिया उस पर वर्क करेगा। तो ये एनुअली जो रनासा जो चल रहा है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें आके उन्होंने ऐसा बोला है। और भी चीज़ें हैं पता लगेगी, तो मैं रनासा जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको रायसीना जो मैंने आपको डायलॉग पढ़ाया, रायसीना डायलॉग, ये क्या है आपको देख लेना आप जाके। कल की न्यूज़ में मैंने बताया क्या क्या ये डायलॉग है, कौन इसे कराता है, क्या इसमें होता है, तो कल के हिंदू में देख लेना। तो इनमें से दो चीज़ पढ़ेंगे, जो होगा वो बात की बात है, जब आ जाएगा उसके बाद पता लगेंगे। और मतलब इंडिया और रशिया कहाँ कहाँ पे टाइट कर रखा है। एक तो पर्टिकुलर रशिया फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद वर विद सप्लाइंग द पाकिस्तान। अभी ये फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे, उन्होंने बताया पाकिस्तान में हम इसलिए गए थे, हम उन्हें कुछ सप्लाई करेंगे पाकिस्तान को, आम मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे, क्यों, वो काउंटर कर सकें टेररिज्म के लिए। फिर अफगानिस्तान के फ्यूचर पे भी मतलब उन्होंने बात की कि हम बात करेंगे। फिर संघाई कॉपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है विद रसिया इंडिया एंड द पाकिस्तान, वहाँ बैठे कॉपरेशन की कुछ बात करेंगे, तो ये सब चीज़ों बात करनी चाहिए। और अफगान ऑन अफगान लीड पे सॉल्यूशन लाना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, इंडिया शुड बी रीजन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिस्कशन देयर। इंडिया क्या बोलता है, अफगान आउट और अफगान लेड, मतलब ये बोलता है तालिबान के पीछे मत लाओ, तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, आप क्यों किसी कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में किसी टेररिस्ट ग्रुप को ला रहे हो। अब कल को आगे हमारे यहाँ इंडियन मुजाहिदीन से बोले और बाहर की कंट्री आके बोले हमसे कि इंडियन मुजाहिदीन जो आपके यहाँ हमले करता है, कोई भी संगठन है टेररिस्ट, उसको गवर्नमेंट में पार्ट बना लो, हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वही इंडिया बोलता है कि आप अफगान आउन और अफगान लेड पे हमें वर्क करना चाहिए। वही सब कंट्री क्या बोलते हैं कि तालिबान के बीच में आना चाहिए गवर्नमेंट के, उसे भी इलेक्शन लड़ने की परमिशन होनी चाहिए। इंडिया अपोज करता है, तो इसलिए से इंडिया को बाहर रखा जाता है तालिबान से मतलब। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को भी आना चाहिए कि वर्चुअल रोल इंडिया भी प्ले करता है तालिबान के डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में। अभी क्वाड की जो नेवी है उन पर इंट्रो आपका ऑपरेटिबिलिटी, मतलब कि उसकी डिग्री को इंक्रीज़ किया जाएगा। इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्या होती है कि ना, वहाँ की जो नेवी है हमारा सामान, हमारी जगह, हमारी मैपिंग यूज़ कर सके, हमारी नेवी है उनकी यूज़ कर सके, यही सारी चीज़ें होती हैं। जो क्वाड की नेवी है आपकी, US जापान ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें बात कहाँ चल रही हैं, ये सारी मैंने बताया ना। आपको रायसीना डायलॉग जो ओपन है, उसमें कोई भी आकर अपनी स्पीच रख सकता है कि हम क्या सोचते हैं दूसरी कंट्री के बारे में, हमारे बीच में क्या सोचते हैं। तो ये सारी मीटिंग वहाँ पे चल रही है, वही है कि इंटर ऑपरेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। होप इंडिया रिव्यू द स्टैंड ऑन द पैक्ट, ये कौन है, ये आपके आगे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ये भी आए कि इंडिया के साथ अच्छी बात करेंगे। इंडिया ने जो आपका RCEP है उसका पार्ट नहीं है, होप इंडिया फ्यूचर में बन जाए उसका पार्ट, ये सारी चीज़ बात करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, कॉम्प्रीहेंसिव अब द प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए, उसका भी इंडिया को पार्ट होना चाहिए। और भी नई चीज़ें बोला, सब कंट्री को साथ में, एशियन नेशन को साथ में आगे काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बात की। फिर एशियन को सेंट्रलाइज रखते हुए काम करना चाहिए, डीपनिंग मतलब डीप वरिंग करनी चाहिए रीजन की, डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ बात हुई। ये हो कहाँ पर रही है, आपको रायसीना डायलॉग जो चालू है, मैंने बोला ये बहुत दिन तक चलेगा और इसमें सब चीज़ आती रहेंगी, आती रहेंगी। मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये सारी बॉडी पढ़ाऊँगा। फिर जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, उन्होंने मतलब ऑफलाइन तो कोविड चल रहा नहीं हो सकती, उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने वाले हैं, जो भी मतलब एट्रोसिटी प्रॉब्लम हुआ करेगी शेड्यूल कास्ट के लिए, वहाँ पे जाके वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 2 लाख केसेस कल आए हैं, देख लेना आप, 1000 के आसपास डेथ होना स्टार्ट हो गई, बहुत बुरा हालत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिट्टी का उस तब चलाया जा रहा है इंडिया के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर,
कि टीके लगाने की स्पीड बढ़ाई जा रही है, मतलब वैक्सीनाइजेशन को बढ़ जाए। सेवरल सैंपल शो द म्यूटेशन इंडिया में बहुत पहले आ चुका है, तो बात की बाद में ये छुपा छुपा के रिपोर्ट खोलते हैं आधी चीज़ों की, जब वो रुक नहीं पाती है उसको तो ओपन करना ही पड़ेगा, तब ये फील्ड में आते हैं, तब ओपन करते हैं रिपोर्ट को। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड आती है नाटो, और नाटो की पुलिस फोर्स है और यूएस की फोर्स जो अफगानिस्तान के अंदर है, वो अभी सितंबर में 11 सितंबर जो 9/11 का हमला हुआ था उसकी एनिवर्सरी पे, मतलब वो कहाँ से आउट कर जाएगी, वो आउट हो जाएगी अफगानिस्तान से, छोड़ देगी, क्योंकि वहाँ पे नाटो की फोर्स भी है और यूएस की फोर्स भी है, तो नाटो भी पढ़ेंगे, वहाँ से आउट कर जाएंगे अफगानिस्तान में से, बाहर चले जाएंगे छोड़ के। अब वो अफगानिस्तान को उन्हें बात करनी है तालिबान से कि वो जल्दी जल्दी से अपना जो कोऑर्डिनेशन है मतलब कि अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। टाइम टू एंड द अमेरिकन लॉन्गेस्ट वार जो 2001 में स्टार्ट हुई थी, कभी ये जब ब्लडी स्टार्ट हुई थी अफगानिस्तान में फोर्स आई थी, तो तब से अब ये पहले ट्रम्प ने बोला था मई 1 तक हम खाली कर देंगे, और अब सितंबर पे बात हो गई है, सितंबर में खाली कर देंगे। तो आपको क्या सोचना होता है, ये एडिटोरियल ने इतनी बात की है, अब आपको क्या सोचना है इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो आपको कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि वहाँ पे क्या तालिबान फिर अपनी फोर्स इंक्रीज कर सकता है। अफगानिस्तान में जो इंडिया ने इतनी डेवलप की है, आपका सलमान डाम, फ्रेंडशिप, पार्लियामेंट, ये सब चीज़ हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है, चीज़ें डेवलप की हैं कि शांति रहे, और अफगानिस्तान एक हमारे लिए मतलब रीज़न है जहाँ से मतलब ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर ईरान हमें नहीं बांधता है तो मतलब कि अफगानिस्तान से हम सेंट्रल एशिया में एक्सेस ले सकते हैं चीज़ों का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ रहा तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, रेडिकल इस्लामिक्स को जो पार्टी है उनको कम कर रहा है, और इन्होंने धमकी दे दी है, ठीक है ना, हम 60% इनरिचमेंट रिस्पॉन्स कर चुके हैं। ये क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर होता है ना, आपका न्यूक्लियर यूरेनियम होता है, अगर उसका आप इनरिचमेंट करते रहो और 90% कर दो, तो 90% का मतलब आपने न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया। ये 60% तक पहुँच चुके हैं, ठीक है ना, और ये नहीं डरते किसी इसराइल विजराइल की टेररिज्म धमकी वमकी से नहीं डरते। ईरान ने ऐसा बोल दिया, ये अपने बूस्ट कर चुके हैं अपने इसराइल, जो उनकी नट आपकी नटाजन जो उनकी लेबोरेटरी है वहाँ पे वो कर चुके हैं। जो वियना में डायलॉग हुआ था 2015 में आपका, ठीक है ना, उसको भी नहीं मतलब कि माना। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, इन्होंने बोला है कि जो आप कर रहे हो ना, जो बाइडन जल्दी से जल्दी जो सैंक्शन ट्रम्प ने लगाए थे हमारे ऊपर वो हटाने चाहिए, वही एक अल्टरनेटिव है, उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम न्यूक्लियर वेपन बना के रहेंगे, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सारी चीज़ों की इन्होंने बात की है, धमकी दे रहे हैं एक तरीके से। ये पॉन्जिस में आपका स्पीकर थे, मतलब ये डेथ हो गई है कोई, मतलब पॉन्जी पॉन्जी स्कीम क्या होता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी से हाई रिटर्न देने वाली कंपनी जो होती है ना, पॉन्जी स्कीम बोलते हैं पॉन्जी, कि आप आज 100 रुपये जमा करो, हर महीने 100 रुपये जमा करो और आपको 1 लाख रुपये देंगे। ये पॉन्जी स्कीम होती है, क्या करते हैं जब बहुत पैसा हो जाता है भाग जाते हैं छोड़ के, क्या है पैसा लेके भाग गई कंपनी, पॉन्जी वही कंपनी होती है, शॉर्ट टाइम में हाई रिटर्न देकर सब फरार हो जाना। डेनमार्क में एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को बैन कर दिया है कि ऐसे वैक्सीन को ड्रॉप कर दो, इसे मत करो। और स्पुतनिक 5 जो रशिया की, उसने बोला नो क्लॉट फॉर्म स्पुतनिक 5, कोई क्लॉट नहीं होता, ये बोला है। श्रीलंका बैन, मतलब कि IS को 10 एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है उनको बैन कर दिया श्रीलंका ने, क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे कई बार हमला हो चुका है। इंडिया कैन भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, क्योंकि जो क्लैश जो चालू है यूएस के और चाइना के बीच में, और चाइना से सब घृणा कर रहे हैं कि चाइना वुहान वायरस फैलाया, और सब कंपनी वहाँ से छोड़ने की बात भी कर रही हैं, चेंज भी करना है कहीं कहीं ना कहीं, और जो भी और भी चीज़ चालू है, तो एक इंडिया के पास बन सकता है, इंडिया हार्डवेयर हब भी इंडिया डेवलप हो सकता है। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये कोई मतलब कि पर्टिकुलर आदमी की सोचे, जो होगा उसकी बात नहीं पढ़ेंगे। इंडिया पब्लिक डेथ लेवल, जो पब्लिक के पास डेप्थ है ना, कर्जा है, वो मतलब बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो उससे क्या होता है इकोनॉमी पे गलत असर जाता है। क्यों बढ़ रहा है आप खुद सोच सकते हो, आपके पेंडेमिक स्टार्ट है, पैसा नहीं है, आप कर्जा भरोगे, खाना खाओगे, आपके जेब में 1,000 रुपये, 1,000 की आपको EMI भर के आनी है लोन की, और आपके घर में एक अन्न भी खाने के लिए नहीं है, 1,000 का आप राशन भी ला सकते हो, तो आप क्या करोगे। वो लोन वोन तो गया, बाद में जिंदा रहूँगा तभी तो लोन से देखूंगा, अगर जिंदा नहीं रहा तो लोन क्या देखूंगा। तो वही है कि फूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो ये इन्हें बात की गई है। फिर हायरिंग फॉर ब्लू कॉलर पढ़ेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ नहीं है। तो हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया आज के हिंदू में से, यही सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की। हम आते हैं अपने बेसिक नोट्स पर जो हमें पढ़ने। पहली बात मैं बताऊंगा नाटो के बारे में। नाटो है क्या, नाटो है क्या, एक तरह से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटर गवर्नमेंट है, बहुत सारी इसमें गवर्नमेंट की मिलिट्री अलाइंस है, ठीक है। वॉशिंगटन ट्रीटी भी से बोलते हैं, इस्टेब्लिश बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी
4 अप्रैल 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुई थी। ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड जो है इसकी मोन्स, और बेल्जियम में इसकी एलाइड कमांड जो ऑपरेशन वाली है कमांड है इसकी, उसका हेडक्वार्टर मोन्स बेल्जियम के अंदर है। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसके अंदर? सिस्टम होता है एक जो सारी डिफेंस में, आपको मोटा मोटा चीज़ बता दूँ, नाटो एक संगठन है बहुत सारे देशों का, बहुत सारे देश इसके अंदर आते हैं। बोला जाता है कि यूएस का एक संगठन है, जैसे यूएसएसआर इधर रशिया का था, और ठीक है नम हमारा था कि हम किसी से नहीं जुड़ेंगे, हम इकलौते रहेंगे, जैसे हमारे बोला था, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये क्या होता है, अगर कोई नाटो के किसी एक देश पे हमला करता है तो सारे देश मिलकर उस देश पे हमला करते हैं जो नाटो के किसी देश पे हमला करता है। तो एक मिलिट्री संगठन है। कंपोजिशन क्या है? स्टार्टिंग ओरिजिनली 12 कंट्री थी, बढ़ते बढ़ते अब 30 कंट्री हो गई है। द मोस्ट रिसेंट जो ऐड हुआ है इसमें आपका नॉर्थ मैसिडोनिया ऐड हुआ है 27 मार्च 2020 को। तो याद रखना है, लॉकडाउन के 5 ही दिन बाद जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था तब नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो में ऐड हुआ था। A membership open to any other European state in the position to further the principle of the treaty and contribute the security of North Atlantic area। अभी क्या इसके पॉलिटिकल बात भी करते हैं, ये ट्रस्ट बिल्डअप करना, ये वो करना, मिलिट्री ग्रुप तो है ही है। ऐसा बोला गया है कि आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी अंडर द यूनाइटेड स्टेट मैंडेट देयर अलोन दैट इंटर कॉपरेशन ऑफ विद अदर कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भी बोलते हैं कि इंटर कॉपरेशन भी करना है हमें आपको। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा आरसीपी और इंडिया। जैसे अभी बोला ना सिंगापुर के, आपको रायसीना डायलॉग में बोला आके वहाँ के जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला कि मतलब इंडिया को आरसीपी के बारे में थिंक करना चाहिए। तो हम आज जो आंसर राइटिंग करने वाले हैं तो मैं आरपीसी के बारे में बताऊंगा। हम जो आंसर राइटिंग देखेंगे वो भी हम आरसीईपी की देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। एनालाइज द फैक्टर इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया एग्जिट फ्रॉम द आरसीईपी। इसमें से एग्जिट करने में कैसे अप्रोच हमें रखनी है। इंटर इंट्रोड्यूस द मतलब आरसीपी इंडिया ने एग्जिट कर दिया। मेंशन फैक्टर विच लीड द मतलब कि जो आपके अप्रोच में रखने हैं, इंडिया एग्जिट क्यों किया। मेंशन है इम्प्लीकेशंस टू मूव। तो इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट द 16 नेशन। आरसीपी 16 नेशन था उसमें से ऑप्ट आउट करने की बात कर दी। 30% ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, मतलब कि 1/4 ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट इन आरसीपी कंट्री से जाता है जिसके अंदर से 30% ऑफ ग्लोबल की जीडीपी आती है। फिर ठीक है, फिर लिखेंगे फैक्टर इंडिया ने क्यों एग्जिट किया। फैक्टर लिखेंगे, 4-5 आप फैक्टर मेंशन कर दोगे। अब ठीक है, यहाँ तक फैक्टर मेंशन हो गए। अब क्या इम्प्लीकेशन, इंडिया पे प्रॉब्लम क्या आएंगी इसमें से एग्जिट करने, 5-6 पॉइंट आपने इसके मेंशन किए। उसके बाद कंक्लूजन, तो ये 250 वर्ड का हो गया। तो मैंने आंसर राइटिंग फॉर्मेट आपको बता दिया। और हम आरसीपी पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे हम आरसीपी। इसमें ही मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। क्वेश्चन ये है, गिव द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो इन द फ्यूचर इट वुड बी इंडिया इंटरेस्ट टू द मतलब कि आपका डिस्पैशनेटेड द रिव्यू द पोजीशन ऑफ आरसीईपी। जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए क्या इंडिया देख सकता है आरसीईपी। वही पहले रिसेंटली मतलब आरसीईपी को एक्सप्लेन करोगे। 15 कंट्री लेड बाय चाइना। 15 कंट्री क्यों है? क्योंकि इंडिया 16 थी, इसमें इंडिया ने आउट कर दिया है इसको। जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, 10 एशियान की कंट्री है। एशियान में कौन से? म्यांमार हो गया आपका, थाईलैंड हो गया आपका, कंबोडिया हो गया आपका, लाओस हो गया आपका, वियतनाम हो गया आपका, नीचे आपका मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। फिर उसके बाद शायद कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, इंडोनेशिया हो गया, बर्नोय हो गया आपका, फिलीपाइंस हो गया। ये सारी कंट्री किसकी हैं? ये सारी कंट्री आपकी एशियन कंट्री में आती है। तो इंडिया का मतलब ऑप्शन था कि नवंबर में जाकर उन्होंने मीटिंग की, बात की गई। पर इंडिया सोच रहा है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, डेयरी सेक्टर पे बहुत बड़ा गलत असर पड़ सकता है। इसके अंदर क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने थे इसके अंदर, कि आप वहाँ से वो इम्पोर्ट करेंगे, आप यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री वाले, तो आप उसको नहीं रोक सकते। आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो वो आपके नहीं रोक सकते व्यापार को। तो इंडिया ने सोचा कि हम ही तो मैन्युफैक्चरिंग हब भी नहीं है, चाइना तो बहुत बड़ा हब है, बहुत हमारे पास सामान भेज देगा, हमारी लोकल इंडस्ट्री फेल हो जाएंगी। फिर ये ऑस्ट्रेलिया जो आपका न्यूजीलैंड है, डेयरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो डेयरी सेक्टर में और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये हमें हार्मफुल कर देते, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रेक कर देते। डेयरी सेक्टर जो एलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सरप्लस इनकम प्रोवाइड करता है किसानों को, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको देखते हुए हमने इसको साइन नहीं किया, यही हमारे पास प्रॉब्लम थी। रीज़न विड्रॉल करने क्यों थे? एक तो अनफेवरेबल जो बैलेंस ऑफ द ट्रेड था, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में था। जो साउथ कोरिया हो गया आपका, जापान हो गया, ये तो इम्पोर्टर कंट्री है, इनमें कहाँ हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। फिर पेपर पब्लिश बाय द नीति आयोग, इंडिया हैज़ द बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट है। हम इन कंट्री के साथ ऑलरेडी हमने जैसे जापान के साथ हमने कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है,
हम ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहे हैं, ऐसे साइन करने वाला तो और डेफिसिट में आ जाता। फिर चाइना एंगल से देखें, चाइना तो हमें पूरे ही पीछे कर देता। ऑलरेडी उसने चाइना मोबाइल, चाइना ये, चाइना वो, चाइना ये, उससे पीछे ये कर ले तो और पीछे। फिर नॉन एक्सपेक्टेंसी ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, उसमें एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म है जो डील करता है कि इमिनेंट राइजेस ऑफ द इम्पोर्ट, वो हमसे रोक नहीं सकते। वो ऑटो तरीके से हमारे अंदर आएगा, मतलब कंट्री में हम उसे रोक नहीं सकते। कैसे रोकते हैं? कस्टम ड्यूटी लगा के, फाइट्री और सैनिटरी उसमें मतलब कि लॉ लगा के उसे रोकते हैं। फिर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी हमारी, उनको प्रोटेक्ट करना था, जैसे डेयरी, स्टील होगी और भी चीज़ें थी। देखो मैं बताया ना, डेयरी सेक्टर के महारथी हैं ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडिया एनवीसीज में बाउंडेड डेयरी प्रोडक्ट एवरेज 35%। आरसीपी मतलब कि, और मतलब करंट लेवल ऑफ द ट्रैफिक विल बी जीरो विद इन द नेक्स्ट 15 ईयर तक। आपको करंट जो ट्रैफिक था, मतलब टैरिफ था, वो जीरो रखना था, फिर हमारा तो बेकार हो जाता। लैक ऑफ कंसर्न ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन, इंडिया वॉज ए कंसर्न ऑफ पॉजिटिव सर्कुलेशन रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन होता है जैसे आप कंटेनर आते हैं ना, तो उसको पड़ा होता है इसके अंदर कहाँ से ये आया है, कितना सामान है, और उसका मतलब उसका भी कंसेंस था हमारे बीच में। रूल ऑफ ओरिजिन आपने मेंशन नहीं किया, कहाँ से क्या सामान आ रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे? 10,000 कंटेनर, लाखों कंटेनर उतरता है, तो हम कैसे चेक करते हैं? उसको स्टिकर लगा होता है, एक पर्टिकुलर मार्क लेता है। आप ऐसे कंटेनर है, उसका भी एक इशू हमारे सामने ख़त्म होता है। तो आप यहाँ भी पढ़ लेना, हमने साइंस इसलिए नहीं किया। ग्लोबल इकोनॉमी स्टेगनेंट ड्यू टू कोविड से हमारी वैसे ही बेकार हो चुकी है। आरसीपी कर लेते तो हमारे पूरी इकोनॉमी बेकार हो जाती है, हम तो छीन ही लेते। नीड फॉर इकोनॉमी आपका रिलायंस है, इंडिया शुड बी डिटर द सीनियर आरसीपी ओनली द चाइनीज़ प्रोस्पेक्टिव। हमने चाइनीज़ प्रोस्पेक्टिव वे से भी और भी चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजी चीज़ नीड रखनी चाहिए, मतलब स्ट्रेटेजिक नीड हमें जो है हमारे भी कहीं ना कहीं नुकसान है। ये कंक्लूजन है, ये आपको लिखना है। तो आरसीपी में कितनी कंट्री है मैंने आपको बता दिया, अभी 15 कंट्री है और ये फॉलो हो चुका है। और भी आपको चीज़ें पढ़नी है आंसर राइटिंग फॉर्म में, इसमें मैंने इसमें दे दिया, पढ़ लेना। राइजिंग डंपिंग, चाइना गुड, नॉन एक्सपेक्टेंसी ऑफ ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री बचानी है, रूल ऑफ ओरिजिन का इशू है, ये हो गया। इम्प्लीकेशन क्या आएंगे इंडिया पे? प्रोटेक्ट मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब आपने साइन नहीं किया तो आप भी तो वहाँ पे नहीं भेज सकते ना, इसके थ्रू तो हमारी इंडस्ट्री में इफेक्ट आएगा। किसी किसी सेक्टर में तो हम बहुत अच्छे हैं, जिसमें ना कोई भी कंट्री अच्छी है, उनकी चीज़ों को बाहर भेजना, उस पर इशू आएगा। मिस की अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिकल मतलब कि इंटीग्रेशन हो सकता था, अगर हम कुछ इंटीग्रेशन हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती थी। लॉस ऑफ ह्यूज मार्केटिंग एनी अदर आरसीपी कंट्री, मतलब हमें मार्केट लूज हुआ। फिर राइजिंग चाइनी इन्फ्लुएंस इन द रीजन, अब क्या करेगा? अब चाइना रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ा देगा इन रीजन में, हमारा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा क्योंकि आरसीपी आ गया। ठीक है ना, जो हमने बायलैटरल ट्रेड साइन किए हुए हैं, हमने एक साइड साइन किए हुए हैं ना, जापान से हमने साइन किया हुआ है। अब जापान ने आरसीपी साइन किया तो चाइना तो इंपोर्ट कर सकता है, तो चाइना का तो माल ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे हमें ट्रैक कर देगा। इम्पैक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मतलब कि एंगेजमेंट, हम बैठते बात करते वहाँ पे, हम आरसीपी की मीटिंग होती, तो एक डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट जो है एंगेजमेंट, उसको भी हमने लूज़ किया। ये होता है हमारा सारा। फिर मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता था, इसमें ब्लैक कॉलर वाइट कॉलर वर्कर आया था। आज मैं पूरे इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर पूरा कैसा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका इकोनॉमिक सेक्टर से। कितना बड़ा है? हाँ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, पर फिर भी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ये वाला। जस्ट वेट अ मिनट, मैंने बैट चार्जिंग के लिए चार्जर लेना। तो इकोनॉमिक सेक्टर हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वाइल द सेक्टर इज ग्रोइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से हमारी ग्रोइंग होती है। कोई कंपनी का ओनरशिप होती है किसी के पास वर्किंग कंडीशन, नेचर ऑफ द एक्टिविटी, इन सब चीज़ों देखते रखते हमारा इकोनॉमिक सेक्टर बनता है। अब इकोनॉमिक सेक्टर कितने टाइप का होता है? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, क्या वो एक्टिविटी करते हैं, उसके प्राइमरी सेक्टर बोल देंगे, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी और क्यूनरी सेक्टर बोल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट सेक्टर होगा, किसी पब्लिक का है मतलब गवर्नमेंट का है तो पब्लिक सेक्टर होगा। तो इन तीन बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, एक्टिविटी नेचर, वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज तरीका या अनऑर्गेनाइज तरीका है, एसेट ऑर्गेनाइज मतलब ऑनरशिप किस किस की है, पब्लिक की है। ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि मतलब आपको पता ही है, जो मतलब की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वो नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया,
माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेक्टर। मतलब जो एक्टिविटी प्राइमरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना आपकी, वो डायरेक्टली यूजिंग ए नेचुरल रिसोर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। इट कॉल मतलब इसमें जो होता है कि इट कॉल सो बिकॉज इट फॉर्म द बेस ऑफ ऑल सेक्टर। तो आपको ये भी याद रखना, पॉइंट सीधा देता है ये यूपीएससी, एक बेस है, सारे सेक्टर का बेस यहीं से जाता है, तभी सारे सेक्टर वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें लोग काम करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो लोग काम करते हैं उन्हें बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर। आपको याद कैसे रखना है, आपको याद ऐसे रखना है, रेड कॉलर वर्कर जो काम करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में करते हैं। याद आपको कैसे रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर में गन्ना छीलने वाला होगा उसके हाथ में खून निकल जाएगा, तो खून निकल जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए रेड कॉलर वर्कर, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। इट इंक्लूड द इंडस्ट्री वेयर द फिशिंग प्रोडक्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल। और जो प्राइमरी सेक्टर, जैसे हमने कोई चीज़ बनाई, मैंने एथेनॉल डेवलप किया, वो फिर एथेनॉल में कोई वाइन या फिर डिस्टलरी को सप्लाई कर देता हूँ जो वाइन बनाएगा या उससे कोई अल्कोहल बनाएगा, तो वो बनाया तो मैंने एक प्राइमरी सेक्टर में डेवलप करके लाया, मैं चीज़ों से डेवलप करके लाया, फिर मैंने सप्लाई कर दिया। तो जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, कॉटन फैब्रिक होता है, शुगर केन प्रोडक्शन से जो होता है, मतलब कि एक्टिविटी कम फ्रॉम अंडर दिस सेक्टर, शुगर केन प्रोडक्शन, सॉरी, हमने वहाँ पे शुगर डेवलप किया, शुगर केन किया, अब शुगर हमने वो फैक्ट्री में सेंड कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गया। और ठीक है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है एक तरह से, इट ऑल्सो कॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर, को इंडस्ट्रीज होती है। अब यहाँ पे कौन लोग काम करते हैं, यहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर काम करते हैं, एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटी उन्हें बोलेंगे ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर। एग्जाम्पल है कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल वर्किंग हो गया आपके, पॉट आर्टिशन हो गया आपके, ठीक है, मील्स प्रोडक्शन जो टेक्सटाइल मील्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, स्टील केमिकल, ठीक है ना, प्रोडक्शन फ्रॉम द मतलब कि प्लांट, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी, ये। अब इन सब जो बीच पे देखते हो इंडस्ट्री आई, तो इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है, तो इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्रीज है। इनको आपको क्या बताना है कमेंट में, आपको वेटेज बताना है, किसका ज़्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रिफाइनरी हो गई, क्रूड ऑयल की हो गई, कोल की हो गई, सीमेंट की हो गई, नेचुरल गैस की हो गई और फर्टिलाइजर की, कुछ कोर 8 इंडस्ट्रीज़ हैं। मतलब कोर इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है इन्हें, क्योंकि इन के बेस पे कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्री भी इनसे इंटर कनेक्टेड रहती है, जो और इंडस्ट्री है इनके अलावा, तो इसे बोला जाता है, इन्हें बोला कोर इंडस्ट्री। अब आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, एक्टिविटी में हेल्प करता है। अब ठीक है, प्राइमरी में गन्ना प्रोड्यूस किया किसानों ने, उसे शुगर मिल में इंडस्ट्री में भेजना है, तो सर्विस उसके बीच में कौन प्रोवाइड कराएगा, लेके आना, दे के आना, वो प्रोवाइड कराएगा आपका टर्सरी सेक्टर, वो प्रोवाइड कराएगा आपको सर्ट। ये गुड में डील नहीं करता है, पर ये सपोर्ट करता है चीज़ों को, मतलब इधर उधर भेजने में, ठीक है। ट्रक हो गया, ट्रेन होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सब आपको आती हैं, आपका आती है, जो सपोर्ट करते हैं, याद है टर्सरी सेक्टर में। ये उसमें होता है वाइट कॉलर वर्कर। वाइट कॉलर वर्कर क्यों होते हैं, ऑफिस में बैठ के एसी गाड़ी में बैठ कर पूछे कुछ भी भर दो, हम दे के चले जाएंगे, तो इन्हें बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर, जो इंश्योरेंस होते हैं। अब पिंक कॉलर वर्कर क्या होता है, जो वर्कर होते हैं इज़ वन हु एम्प्लॉयड इन द जॉब दैट आर ट्रेंडिश कंडीशन, वाला वुमेन वर्कर जहाँ पे ज़्यादा होती है। जो पिंक कहता है, पिंक आपने दिल्ली में देखा होगा, पिंक ऑटो, पिंक ये, जहाँ पे वुमेन मतलब जो ज़्यादा होती है, वुमेन वर्कर होती है, मतलब क्योंकि जॉब फेवरेबल होती है उनके लिए, तो जो फीमेल ओरिएंटेड जॉब होती है, ठीक है ना, उसके बोलते हैं पिंक कॉलर। वाइट कॉलर पता लग गया, ब्लू कॉलर पता लग गया, रेड कॉलर ऐसे याद रखो, जो खेती करते हैं किसान में, तो कभी कभी दांती हाथ में लग जाती है, खुरपा हाथ में लग जाता है, कोई भी चीज़ हाथ में लगे खून निकलने लगता है, तो उसमें रेड कॉलर वर्कर काम करते हैं। फिर ब्लू कॉलर काम करते हैं आपके इंडस्ट्री में, क्योंकि उनके कॉलर सारे ब्लू हो जाते हैं काम करते करते, उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर बोल देंगे। और फीमेल को जो बोलते हैं, जहाँ पे कोई काम करेंगी फीमेल, वाइट कॉलर बिल्कुल वाइट रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी में एसी की हवा में बैठ के काम करते हैं, तो वाइट कॉलर रहते हैं उनके, उन्हें वाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें सनराइज इंडस्ट्री होती है, सनसेट इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री वो है यूजिंग फॉर द सेक्टर डेट इज जस्ट, मतलब चीज़ों में मतलब प्रॉमिस करती है, रेपिड बूम हो जाता है, तो उसे सनराइजेस बोलेंगे। सनसेट क्या हो जाएगा, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, उसे सनसेट इंडस्ट्री बोलते हैं। अब ये पढ़ लेना आप, कैसे सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है इंडिया में, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा कम हो रहा है, सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, भाई इंटरनेट ही फ्री में आने लगा, तो दूसरा सेक्टर बढ़ेगा। अब आता है आपका क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, ये होता है एक नॉलेज सेक्टर जो होता है, इनके पास क्या होती है स्पेशल, मतलब टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज़ इन द नॉलेज सेक्टर विच डिमांड सेपरेट क्लासिफिकेशन। जैसे आप टर्सरी सेक्टर में वर्क करते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ में ही आते हैं, पर आपके पास स्पेशल नॉलेज है,
टर्सरी एक्टिविटीज में क्या था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको अनअकैडमी रोमन सैनिक आता तो टर्सरी में सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है आपको पढ़ाने की, पर उसके बाद स्पेशल नॉलेज से दिमाग लगाया लौंडे ने और अनअकैडमी खड़ी कर दी, तो वो किस में गिना जाएगा, वो आपको क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में गिना जाएगा। ये पार्ट तो है टर्सरी एक्टिविटीज़ का, पर इनके पास क्या होती है, नॉलेज सेक्टर होते हैं, मतलब कि नॉलेज बहुत अच्छी होती है, डिमांड और सेपरेट क्लासिफिकेशन, मतलब चाहिए ना हमें यही चाहिए, तो मतलब ये होते हैं आपका आपका होता है क्वार्टरनरी सेक्टर। अब क्यूनरी सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर द टॉप लेवल डिस्कशन आर मेड, यहाँ पे टॉप लेवल डिस्कशन लिए जाते हैं, ऑल्सो कंबाइन टॉप डिसीजन मार्केट इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ऑल द एजुकेशन सेक्टर, ठीक है ना। द फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एग्जिटिंग आइडिया, यहाँ पे बैठ के आइडिया सोचे जाते हैं, ये होते हैं गोल्डन कोलर, ये टॉप प्रोफेशनल होते हैं एकदम खतरनाक वाले, तो इन्हें बोला जाता है गोल्डन कोलर, कोलर बोला जाता है। तो बिल्कुल एकदम हायर कौन से होते हैं, क्वेनरी, उसके नीचे होता है क्वेटनरी, फिर टर्सरी, उससे नीचे आपके वो, और उसके नीचे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो भैया रजिस्टर्ड नहीं है, आपका वर्कर जो उसके रजिस्टर्ड नहीं है, सोशल सिक्योरिटी उनको नहीं प्रोवाइड हो रही है, इनफॉर्मल बोल दो, ऑर्गेनाइज बोल दो। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट के शेयर ज़्यादा होते हैं उसमें, ठीक है ना, जैसे पीएसयू होते हैं आपके, ये कंपनीज होती हैं, इनमें शेयर ज़्यादा होती हैं आपके, स्टेटस जो होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने सब इसमें ऐड कर दिया। प्राइवेट सेक्टर कौन होते हैं, फिर पीपीपी मॉडल क्या है, जिसमें दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ मिलके पार्टनरशिप मिलके काम करते हैं। तो मैंने इसकी पीपीटी मतलब इसकी पीडीएफ मैंने आपको अप्लाई करा दी है, आप इस ग्रुप में जाकर ले लेना। इतनी वीडियो थी, थैंक यू सो मच।